स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और हमने जो लिया है टॉपिक हमारा है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस से जो हमने लिया है बेटा, वो हमारा है स्वतंत्र भारत में राजनीति से इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स से। चैप्टर हमारा 5th है जिसका नाम क्या है हमारा भारत में समकालीन समकालीन विदेशी संबंध, भारत के जो विदेशी नीति है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी आपको, यहाँ पे बहुत सारे जो लीडर हैं जिनका जिनका संबंध किससे है, गुट निरपेक्ष। किससे है बेटा, गुट निरपेक्ष। आप इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भारत की जो विदेशी संबंध है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, और उनका जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू कि हम विदेशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे, उन्होंने वो पूरा ये सांचा पूरा तैयार किया था, उसके बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि एक हमारा जो गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष एक ऐसा समूह है, एक ऐसा जिसको हम नाम भी बोलते हैं, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे जितने भी देश थे, किसके, अफ्रीका के और एशिया के। तो मोस्ट ऑफ जो इंडिपेंडेंट जो देश अभी आज़ाद होकर आए थे, स्वतंत्र होकर आए थे, एशिया और अफ्रीका के, तो उन्होंने एक गुट बनाया जिसका नाम था अफ्रो एशियन। बाद में उसका नाम क्या पड़ गया, गुट निरपेक्ष। इसके अंदर 5 देश हैं जिसकी दक्षता किसने की है नाम की गुट निरपेक्ष की, वो की है बेटा किसने, एनक्रोमा, मिस्र के नासिर, और इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। तो ये कुछ नेता हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, और कुछ देश हैं जिसके अंदर शामिल थे। आप इसके अंदर 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध आप पढ़ोगे कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे किस तरीके के संबंध रहे हैं। और भारत के विदेशी संबंध के अंदर अगर हम बात करें, आगे आए तो हम आप देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं गुट निरपेक्ष है क्या बेटा। गुट निरपेक्ष की नीति क्या है, गुट निरपेक्ष है क्या आखिर। गुट निरपेक्ष एक ऐसी घटना है जो कि कहा जाता है जितने भी जो स्वतंत्र देश थे एशिया और अफ्रीका के, उन्होंने अपना एक गुट बनाया ताकि वो अपना विकास कर सके। तो ऐसे में उन्होंने पूंजीवादी देशों से अलग रहकर अपना खुद के साम्यवादी देशों ने एक अपना खुद गुट बनाया, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध से अलग रहकर अपना विकास करना, दोनों महाशक्तियों से अलग रहकर अपना विकास करना। और उसी समय एक जो हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद क्या किया बेटा, एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन में भी आ जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने और भी चीजें, गुट निरपेक्ष के अंदर जितने भी जो देश शामिल थे, भारत का स्वतंत्र आंदोलन जिन उदात विचारों से प्रेरित था, उनका असर हमें गुट निरपेक्ष में देखने को मिलता है। भारत को जिस वक्त आजादी में हासिल हुई उस समय शीत युद्ध चल रहा था, और समकालीन विश्व राजनीति की किताब से आपने पढ़ा भी होगा शीत युद्ध के बारे में। और अमेरिका और, तो कहा जाता है अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहकर दोनों कौमों के बीच में आए दिन क्या होते थे, टकराव होते रहते थे। तो इसीलिए भारत और अन्य देशों ने इन देशों से साथ ना मिलकर इन्होंने क्या किया, अपना खुद का गुट बनाया जिसका नाम गुट निरपेक्ष रखा गया। चलिए आते हैं नेहरू की भूमिका पर। नेहरू की क्या भूमिका है, रोल ऑफ द नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं आपको बताऊं बेटा, उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है हमारे, वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए भाई देश के पहले विदेश मंत्री कौन थे, यही थे। 1946 से लेकर इनका 64 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 64 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और विदेश मंत्री। विदेश नीति के चक्कर में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, और उन्होंने क्या बताया, 3 बातों को उन्होंने बहुत, तो विदेशी नीति में अगर नेहरू की आए तो 3 बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। 3 चीजें हैं, कठिन संघर्ष, संप्रभुता मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे, एकजुट रखेंगे, और तेज रफ्तार से क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। ये इनकी विदेशी नीति थी नेहरू जी की। 3 बातों को आप बड़ा ध्यान से ये लिखेगा, ठीक है, ये आया है कई बार क्वेश्चन हमारा। अब आते हैं नेहरू ने इस उद्देश्य को क्या किया, गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे, क्योंकि नेहरू जब अपनी विदेश नीति को अपनाना चाह रहे थे कि वो
ये चीज सक्सेसफुल कैसे होगी, जब वो उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्ष को हाँ अपन बनाया। और गुटनिरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य यही था, ये क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना। और ये जब ही संभव हो पाएगा जब ये सारे देश मिलकर एक साथ काम करेंगे। और ये देश कौन है, एशिया और अफ्रीका के देश। अब आते हैं हम इसमें आगे। अब दो खेमों से दूरी का मतलब क्या है बेटा, आप ये भी जान लीजिए। दो खेमे मतलब एक हमारा यूएस और दूसरा हमारा बेटा, दूसरा हमारा यूएसएसआर। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, दोनों ही देशों से दूरियां बनाकर तथा अन्य जो भी हैं देश थे अफ्रीका और एशिया के, दोनों ने दूरियां बनाकर गुटनिरपेक्ष बनाया, ताकि वो इनके बीच में नहीं आना चाहते थे, अपना विकास करना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विकास की, क्योंकि ये अभी अभी नव स्वतंत्र देश थे, इसीलिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका गठन अमेरिका ने किया था। अब वहीं पे आए, वार्सा पैक्ट का गठन किसने किया था, सोवियत संघ ने। तो याद रखना, जो वार्सा पैक्ट किसने बनाया, सोवियत संघ ने, और नाटो किसने बनाया, अमेरिका ने। तो ये याद रखना, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आ सकते हैं। अब जितने भी विकासशील देश हैं, अब एक चीज और आती है बात कि भाई विकासशील देश कौन होते हैं और विकसित देश कौन से होते हैं। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस है बेटा, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री होती है, विकासशील देश वो होते हैं जो कि अभी अपना विकास कर रहे हैं, जैसे कि हमारा भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, ऐसे और भी देश हैं जो कि अभी विकास कर रहे हैं। अगर हम बात करें विकसित की, यूएसएसआर, ब्रिटेन, जापान, चाइना, ये सारे देश क्या है, विकसित देश हैं। तो विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या, चुनौती थी, वो थी विकास की, क्योंकि वो अभी अभी आजाद होकर आए थे, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या विकास की थी। तो अब आते हैं हम अफ्रो एशिया एकता के बारे में। अफ्रो एशिया यूनियन क्या है, भारत के आकार और अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने क्या किया, एशियाई मामलों में भारत की बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा। और नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ क्या किए, एक रिलेशन बनाए, मतलब संपर्क बनाए। और इस रिलेशन से क्या हुआ, उनका जो विदेशी सपना था, विदेशी नीति थी, वो पूरी हो सकती थी, और जो शांति को बहाल कर सकते थे, आर्थिक विकास हो सकता था। 1940 के 50 के दशक में नेहरू ने बड़ी भूमिका निभाई। और कहा जाता है अफ्रो और एशिया के जितने भी जो हैं, पहला जो इसका सम्मेलन है, जो अफ्रो एशिया का, तो उन्होंने क्या किया, जो पहला सम्मेलन जो हुआ हमारा अफ्रो एशिया का पहला सम्मेलन, वो हमारा कहाँ हुआ, 1955 में हुआ बेटा। और कहाँ, बांडुंग शहर में, इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रो एशिया का पहला सम्मेलन 1955 में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडोनेशिया का जो बांडुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो आप बता सकते हो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में हुआ था, और 1955 में। अब अफ्रो एशिया मतलब अफ्रीका और एशिया के जितने भी नवस्वतंत्र देश थे, नए नए जो देश अभी आजाद होकर आए थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था ताकि वो अपना विकास कर सके। लेकिन बाद में क्या हुआ, अफ्रो और एशिया के जितने भी देश थे, नवस्वतंत्र देश, उन्होंने क्या किया, इसको किसमें, बांडुंग सम्मेलन ही क्या बाद में बन गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना। और गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा, बेलग्रेड में हुआ 1961 में। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किसने की, नेहरू जी ने की थी। ठीक है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो आपका ये अफ्रो एशियन क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं हम चीन के साथ भारत के संबंध। हम आपको बताएं, पाकिस्तान के साथ अपने संबंध के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। मतलब चीन का जो रिश्ता था भारत के साथ बहुत ही अच्छा था। और कहा जाता है जो चीन के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको मान्यता देने वाला पहला देश जो भारत ही था, क्योंकि भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी रही है। केरल के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे हमारे जो राज्य हैं दक्षिण भारत के अंदर, जहाँ पर की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। अब आते हैं चीन के साथ जो हमारे संबंध थे, बहुत ही अच्छे थे। और कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये आशा भी की थी कि उनके साथ सहयोग भी अच्छे हों और चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है।
नेहरू जी को ऐसा लग रहा था कि भाई भारत चीन में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वहीं पे ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको ऐसा लगता आशंका लगती है कि चीन क्या कर रहा है, भारत के ऊपर कैप्चर धीरे-धीरे करता जा रहा है। लेकिन ये बात सच निकली। ये कब पता चला? जब क्या हुआ, चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ, जिसका नाम क्या है, पंचशील घोषणा, पंचशील एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों ही देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में एक अलग कदम उठाया गया और भारत और चीन के नेता एक दूसरे देशों का दौरा करने लग गए, ताकि भारत और चीन के संबंध बहुत ही अच्छे हो सके। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई पंचशील समझौता किसे कहते हैं, ठीक है? आप ये बता सकते हैं। अब आता है चीन और भारत का आक्रमण। आखिरकार जो चीन और भारत के जो रिश्ते हैं, इतने खटास वाले क्यों हुए? तो बेटा, चीन और भारत के जो रिश्ते हैं, वो इतने खटास वाले इसलिए हुए हैं, उसके कई रीज़न हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं किसके बारे में? 1950 की एक घटना है। 1950 में क्या हुआ, तिब्बत पर वो कब्जा करना चाहता था, कौन? चीन। तो चीन क्या करना चाहते थे, तिब्बत पे करना चाहते थे। वहीं चीन के जो तिब्बत के जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, भारत से क्या मांगी, हेल्प मांगी, और इंडिया ने क्या किया, उनकी हेल्प दे दी। तो इस कारण से इंडिया और चीन के बीच में क्या हो गया, जो रिलेशन क्या थे, खराब हो गए। अब रिलेशन को देखते हुए चीन ने क्या किया, भारत के ऊपर कूच कर दिया, मतलब भारत के ऊपर कैप्चर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीन का विरोध किया, और 1954 में भारत चीन के पंचशील समझौते भी हुए। इसके प्रावधान में एक बात ये शामिल थी कि दोनों देश दूसरे क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। लेकिन हालांकि क्या हुआ, जैसे ही जब चीन को पता चला कि भाई भारत क्या कर रहा है, तिब्बत का साथ दे रहा है, तो उसने देखो किस तरीके से, देखो आप ये देखोगे, चीन ने जो भारत के जो नेता हैं उसके क्षेत्रों में कब्जा किया, वो ये दिखाया जा रहा है इसके जरिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पर आइए। अब चीन ने क्या किया, उन्नीस सौ 1949 के अंदर बेटा, 1959 में 1959 में भारत ने क्या किया, तिब्बत को शरण दी, और चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी और चीनी विरोधियों की क्या कर रहा है, होड़ कर रहा है। इसके कारण से चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद हो गया, और चीन ने क्या किया, उसी समय 1959 के टाइम पीरियड में भारत के 2 क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है, जम्मू कश्मीर और दूसरा जिसे लद्दाख, उसको अक्साई चीन कहा गया, और अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला गया, नेफा बोला गया। तो चीन ने भारत के 2 क्षेत्रों पर इसलिए कैप्चर किया क्योंकि वो भारत क्या कर रहे थे, तिब्बत के ऊपर जो तिब्बत की मदद कर रहे थे, और इससे चीन नाखुश था, क्योंकि चीन चाहता था कि उसको ऊपर कैप्चर करना। इसी कारण से 1957 से लेकर 1959 के बीच अक्साई चीन वाले इलाके पर कब्जा कर लिया गया, और वहाँ पे कूच कर दी गई, और उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया गया, और घुसपैठ हुई। और इस कारण से क्या हुआ, चीन ने युद्ध की घोषणा कर दी, और 1962 में अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्र पर बड़ी तेजी से व्यापक हमले हुए, और हमला पहले हफ्ते तक चला। इस दौरान क्या हुआ, चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और हालांकि लद्दाख पर भी अपनी कैप्चर कर ली। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, भारत को बहुत बड़ी हार हुई। चीन युद्ध से भारत की छवि देश में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बदनाम हुई, और विदेशों देशों की जगह धक्का लगा, कहा जाता है। और इससे भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, मतलब उनसे मदद मांगनी पड़ी। हालांकि उनको उतनी मदद नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए थी। तो इस तरीके से ये हमारे भारत और चीन के संबंध हैं, जो कि खटास में बदले, लेकिन ऐसे ही नहीं रहे। कुछ समय बाद भारत और चीन के संबंध अच्छे भी हुए। ये हमारे भारत चीन के रिलेशन थे। अब आते हैं हम अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति किस प्रकार की रही है। और सबसे ज्यादा आपको पता, जब से भारत पाकिस्तान आजाद हुए हैं सन 1947 में, जब से लेकर आज तक दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा है। 1947 में कश्मीर में भारत पाकिस्तान के सेनाओं के बीच क्या हुआ, छाया युद्ध छिड़ गया था।
उसके बाद कश्मीर के सवाल को लेकर हुए संघर्ष, भारत पाकिस्तान में सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकार ने मिलजुल कर प्रयास किया और कहा जाता है सन 1960 में, अब हम बात करते हैं कुछ-कुछ समझौते जो हैं, जनरल अयूब खान और नेहरू जी के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। इसके अंदर सिंधु जल का बँटवारा हो गया। 65 में क्या हुआ, गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जो थे, जो कि पाकिस्तान के गुजरात के कच्छ इलाके में रन में सैनिक हमला बोला था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या किया, अगस्त सितंबर में महीने में बड़ा ये एक बहुत बड़ा कश्मीर के मोर्चे पाकिस्तान सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले में आदेश दिया 65 में। अब आते हैं 66 में ताशकंद समझौता हुआ और इसी समय क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत भी कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत भी हो गई थी। उसके बाद हम बात करें 71 में जो युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर, जिस तरीके से ये तिब्बत की मदद की थी भारत ने, उससे पाकिस्तान से लड़ा और ठीक उसी प्रकार से चीन से लड़े थे, तिब्बत की जब मदद की, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत किससे लड़े, पाकिस्तान से। सन 1971 में क्या हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस समय एक नया देश उभर कर आया जिसका नाम क्या था, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर सरकार थी बेटा वो जनरल अयूब, ये हमारा जो हमारी बांग्लादेश के अंदर जो सरकार थी मुजफ्फर रहमान की जो सरकार थी अवामी लीग की, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसे नहीं चाहती थी कि भाई वो उसकी सरकार रहे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। इस कारण से बांग्लादेश के जो जितने भी जो बंगाली थे उसके ऊपर उर्दू लैंग्वेज लादने के लिए पाकिस्तान ने पूरी जद्दोजहद की, लेकिन उसके बाद कई ऐसे जो लोग थे जो कि शरणार्थियों को शरण देना पड़ा हमारे भारत को, बांग्लादेश से जब वो निकल कर यहाँ पर आ गए क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। अंततः क्या हुआ, 1971 में लड़ाई हुई और 1971 में क्या हुआ, दोनों के देशों के बीच में युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में और उस समय नया देश उभर कर आया कौन, बांग्लादेश। अब आ जाओ, अगर हम बात करें पाकिस्तान को लेकर तो हमारा बहुत बड़ा रहा है। अब हम बात करते हैं परमाणु नीति के बारे में। भारत की जो परमाणु था आपने देखा होगा, चीन और उधर पाकिस्तान दोनों ही एक के बाद एक 1947 का युद्ध हो, 60 का हो, 65 का हो, 66 का हो, 71 का हो, 62 का हो, हर एक युद्ध में भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार भारत ने ठान लिया कि भारत क्या करेगा, परमाणु परीक्षण करेगा और तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया। 1940 के दशक में उन्होंने हेमी जहांगीर भाभा, जो हमारे भाभा एच.जे. भाभा ने क्या किया, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो परमाणु का परीक्षण किया पोखरण में, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम सबसे पहले यूज नहीं करेंगे, हमारा जो परमाणु परीक्षण है हमारी रक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ये हमारी परमाणु नीति थी। तो आपसे एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि भाई भारत की परमाणु नीति कहाँ पर हुई, 1974 में कहाँ पर, पोखरण राजस्थान में, ठीक है। तो ये था हमारा भारत की परमाणु नीति के बारे में। गुट निरपेक्ष आपको बता दिया, एफ्रो एशिया सम्मेलन भी बता दिया, भारत चीन के संबंध भी बता दिए और भारत पाकिस्तान के संबंध, गुट निरपेक्ष भी आपको बता दिया गया है, भारत की विदेशी नीति भी बता दी गई है, भारत की परमाणु नीति भी बता दी गई है आपको, और हमने आपको नेहरू का विदेशी नीति भी बता दिया। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।